नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ नुमानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। उधर जवान चंदू चौहान के पाकिस्तान से भारत लौटने की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र के धुले में उनके गांव में जश्न मनाया जा रहा है। परिवार को चंदू के घर आने का बेसब्री से इंतजार है। परिवार ने चंदू की रिहाई के लिए सरकार और सेना की कोशिशों पर आभार जताया है। दबाव में झुका पाकिस्तान की कैद से रिहाई। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गलती से पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चंदू चौहान की आज सुरक्षित घर वापसी हो गई। दोपहर 3:40 पर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर चंदू चौहान को भारतीय सेना के अधिकारियों को सौंपा और मेडिकल जांच के बाद सेना के अधिकारी चंदू चौहान को लेकर रवाना हो गए। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने चंदू चौहान के परिवार को रिहाई की जानकारी दी, जिसके बाद महाराष्ट्र के धुले में चंदू चौहान के गांव में जश्न मनाया जाने लगा। चंदू चौहान के दादा और बड़े भाई ने रिहाई में मदद के लिए रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे का आभार जताया है। अभी मालूम हुआ कि उसका भाई जो बड़ा भाई है भूषण चौहान, उसको रक्षा मंत्री भामरे साहब का फोन आया है कि उसको रिहा करने वाले हैं, रिहा हो गया। मैं सबसे पहला तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ और जो प्रयास किए गए हैं हमारे जो MOS साहब हैं डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं तो उनके ज़िंदगी भर मैं ऐसा नहीं भूलूंगा। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं उनके साथ ही रहूँगा और उनको मैं थैंक यू बोल के समाप्त नहीं करूँगा। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका था और उसके पास जवान चंदू चौहान को रिहा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नियम के मुताबिक जो भी ऐसे क्रॉस करता है गलती से, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाना चाहिए और पाकिस्तान ने छोड़ दिया है। बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक पहल कर रहा है कि अभी हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हों। अच्छी बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अभी हमारे कमांडर कुलभूषण जाधव है, उनको भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी उन्होंने पकड़ रखा हुआ है। हो सकता है पाकिस्तान के मन में शायद कुछ बदलाव आया हो, पर ये बदलाव को हम अभी पक्का नहीं कह सकते। समय आने पर ही पता चलेगा कि पाकिस्तान की सोच में कितना बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। RSS विचारक राकेश सिन्हा ने पाकिस्तान के इस कदम को अच्छी पहल माना है। पाकिस्तान के द्वारा एक कार्रवाई इसके आधार पर उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान के व्यवहार में, नीतियों में निरंतरता का अभाव रहा है। जब तक निरंतरता नहीं रहेगी तब तक हम पाकिस्तान के बारे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई DGMO स्तर की बातचीत के बाद चंदू चौहान की रिहाई की बात कही गई थी। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने खुद इसकी जानकारी दी थी। चंदू चौहान का घर महाराष्ट्र में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे के चुनाव क्षेत्र में ही आता है और उन्होंने लगातार परिवार को चंदू के वापस आने का भरोसा दिलाया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन बनने से पहले ही टूट गया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 120 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 100 सीटें देने को ही तैयार थी। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस 120 से कम पे मान नहीं रही थी। उस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो कांग्रेस वालों ने कहा फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि CM अखिलेश यादव ने 79 उम्मीदवारों के नाम और उनकी सीट की लिस्ट कल ही कांग्रेस हाईकमान को भेज दी थी। समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उनको चुनाव में नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भी भेज दिए हैं। कल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। मांग ज्यादा थी, दूसरी ऐसी जगहों से टिकट मांगे गए थे जहां संभव नहीं था। सिटिंग MLAs को हम कैसे काट देते, या जहां चौथे या 5वें नंबर पर पार्टी कांग्रेस पार्टी थी वहां कैसे दिए जा सकते। समाजवादी घोषणा पत्र में अखिलेश का युवाओं के रोजगार पर फोकस रह सकता है। घोषणा पत्र में लैपटॉप वितरण योजना भी शामिल रहने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम और शिवपाल के कई करीबी दूसरे दलों के संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक कुल 209 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने कल 191 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। कल ही समाजवादी पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की अगली लिस्ट भी जारी की। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी चुनाव पर चर्चा की गई।
उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और गठबंधन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरएसएस के प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर मायावती ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, आरक्षण खत्म करने की कोशिश हुई तो बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कवायद पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर अखिलेश के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। यदि ये लोग संसद में ऐसा कुछ हरकत करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। कांग्रेस पार्टी का भी असली व घोर स्वार्थी चेहरा भी बेनकाम होकर पार्टी ने सपा सरकार के इस दागी चेहरे के आगे नतमस्तक होकर इनके साथ अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया है। मुलायम और शिवपाल के करीबी माने जाने वाले अंबिका चौधरी भी मायावती के साथ मंच पर नजर आए। समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिलने से नाराज अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी ने बलिया की फेफना सीट से अंबिका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। मायावती ने अखिलेश सरकार की नाकामी छिपाने के लिए मुलायम सिंह यादव पर नाटक करने का आरोप लगाया। मायावती ने आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत शिवपाल को बलि का बकरा बनाया गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलने की आशंका जताते हुए लोगों से सोच समझकर वोट करने की अपील की है। मायावती ने यूपी चुनाव में बीजेपी की हार का दावा करते हुए कहा कि पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही है। आरक्षण पर आरएसएस के प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। बीजेपी की ओर से आरक्षण पर सरकार का रुख साफ करने के लिए पीएम मोदी का पुराना बयान जारी किया गया है। जब भी सरकार बननी होती है एक झूठ प्रचारित किया जाता है, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के साथ ही आरएसएस की ओर से भी मामले पर सफाई जारी की गई, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को आरएसएस के बहाने सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी मानसिकता के चलते ही इस तरह के बयान समय समय पर देते रहते हैं। मनमोहन वैद्य है ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं, आज बोले हैं तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सब जगह भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है उसके पक्ष में रही है। हम लोग मानते हैं कि समाज में जो अन्याय हुआ उस गैर बराबरी को दूर करने का आरक्षण एक सही तंत्र है। बयान पर विवाद के बाद वैद्य ने साफ किया कि अंबेडकर ने कहा था कि एक वक्त के बाद किसी भी देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने सबके लिए समान अवसर की बात कही। मनमोहन वैद्य ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। वैद्य ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को हर तरह का अधिकार दिया गया है। वैद्य ने यह भी कहा कि एक विशेष वर्ग को ज्यादा प्रोत्साहन देना जरूरी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ था जब जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिस्सा लिया। उधर तमिलनाडु में कल से जलीकट्टू शुरू होगा, ये जानकारी खुद राज्य के सीएम पनीर सेल्वम ने दी। सीएम पन्नीर सेल्वम ने कहा है कि राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और 23 जनवरी को असेंबली में जलीकट्टू पर बिल लाया जाएगा। सीएम खुद कल सुबह 10 बजे अलंगनल्लूर में जलीकट्टू उत्सव का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु सरकार के मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में जलीकट्टू उत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री देश के जनताओं का भावना जो होते हैं उसको समझ के जो भी सरकार ने किया वही काम किया। अध्यादेश की खबर के बाद तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रहे लोगों में खुशी है। हालांकि अब तक प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। चेन्नई में मरीन बीच पर लोग अब भी जमा है। पेटा के खिलाफ भी प्रदर्शन तेज हो गया है। फसलों की कटाई के त्योहार पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जलीकट्टू में एक बेकाबू बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वाले लोग इस बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं। 2014 में पेटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर बैन लगाया था। पनीर सेल्वम ने प्रदर्शन में भाग लेने वालों को शुक्रिया कहा है। उन्होंने जनता से कल जलीकट्टू में भारी संख्या में हिस्सा लेने की अपील भी की।
बिहार में आज शराबबंदी के समर्थन में ह्यूमन चेन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेता भी ह्यूमन चेन में शामिल हुए। शुरुआत में जेडीयू की ओर से आयोजित समारोह में शामिल होने का संकेत देने वाली बीजेपी ने आखिरी मौके पर इससे दूरी बना ली। दुनिया में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला आज तक नहीं बनी है किसी भी कॉज के प्रति। सचमुच बिहार के तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मानव श्रृंखला के नाम पर जो राजनीति मकरजाल खड़ा किए हैं नीतीश कुमार। पटना के अलावा बिहार के दूसरे शहरों में लोग भारी संख्या में ह्यूमन चेन बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जेडीयू ने नशा मुक्त बिहार के लिए बनाई जा रही ह्यूमन चेन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया है। आयोजकों ने करीब 11,292 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनने की उम्मीद जताई है। आयोजन को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराए जाने के लिए भी आवेदन किया गया है। पूरे राज्य में बनाई जा रही ह्यूमन चेन की सैटेलाइट की मदद से तस्वीरें भी ली गई हैं। 5 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक रोके जाने के आदेश में बदलाव के बाद आयोजन को पटना हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी। दिल्ली में आज से 2 दिन तक चलने वाले दिल्ली मिड टाउन रोटरी फेस्ट की शुरुआत हुई। दिल्ली में साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक में फेस्ट का आयोजन किया गया है। फेस्ट के दौरान स्कूली बच्चों की तरफ से परफॉर्मेंस भी की जाएंगी, जिसमें फ्यूजन म्यूजिक का तड़का भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेस्ट में पहुंचे लोगों को लजीज पकवान भी खाने को मिलेंगे और खरीदारी का भी मौका मिलेगा। देख रहे हैं कितने बच्चे हैं यहाँ पे, रंगारंग ड्रेसेस में हैं और अद्भुत परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं यहाँ पे। सो ये बच्चों को एक सिखाने का एक जरिया है, एक खुद वो देखेंगे और सीखेंगे। फेस्ट का आयोजन दिल्ली मिड टाउन रोटरी सर्विस फाउंडेशन और सिलेक्ट सिटी वॉक की ओर से मिलकर किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन पिछले कई वर्षों से लोगों की भलाई के काम से जुड़ा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन दिल्ली में 2 क्लब फुट क्लिनिक भी चला रहा है। क्लब फुट वो बीमारी है जिसमें बचपन से ही पैर पूरी तरह मुड़ जाते हैं और बच्चा चल नहीं पाता। रोटरी क्लब के क्लिनिक में क्लब फुट से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन देश के प्रीमियम रोटरी क्लब में गिना जाता है।